हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपने क्लास 11th के अकाउंटेंसी का सबसे पहले चैप्टर का रिवीजन। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारा रिवीजन करूंगा चैप्टर 1 का, और साथ ही साथ वीडियो के बीच में आपको बताता रहूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये चैप्टर बहुत ही छोटा और सिंपल है, लेकिन एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना सो दैट आपको पूरे चैप्टर 1 की सारी बातें अच्छे से याद आ जाएँ। तो देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है कि अकाउंटिंग क्या है, यानी कि एक क्वेश्चन, एक टॉपिक सबसे पहले ये बनता है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो इसमें दो बातें हैं। पहली कि अकाउंटिंग का मतलब है ये बिज़नेस की लैंग्वेज होता है, यानी कि जब भी हम बिज़नेस करते हैं या बिज़नेस में होने वाली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उन ट्रांजैक्शनों को समझने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जा सकता है उसको हम कह सकते हैं अकाउंटिंग। जैसे उदाहरण के तौर पर अब बिज़नेस के अंदर तरह तरह की ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे हम मशीन खरीदते हैं, हमारा बिज़नेस है तो हम पैसे देंगे और मशीन खरीदेंगे। इसी तरह हम हो सकता है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हों, या हम कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हों तो हम पैसे देते हैं, मटेरियल खरीदते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हों या हम रेंट देते हों। तो बिज़नेस में इसका मतलब तरह तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो ये जितनी भी तरह की ट्रांजैक्शंस बिज़नेस में होती हैं, इनकी लैंग्वेज को अकाउंटिंग कह सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो, आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो कि अकाउंटिंग में कितनी सारी टर्म्स हैं जो बिज़नेस से रिलेटेड होती हैं। कैपिटल हो गया, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, ये सब, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मतलब है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई कंपनी जो है वो इन सब ट्रांजैक्शंस को क्यों रिकॉर्ड करती है। ये 1 नंबर में एमसीक्यू पूछ सकता है, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है या सिंपल सा आंसर है कि कंपनी की सारी ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिक मैनर में इसलिए रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि हम कंपनी की परफॉर्मेंस का पता लगा सकें, यानी कि सिंपल भाषा में कंपनी के प्रॉफिट या लॉस का हम पता लगा सकें। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग बनाई गई है, और यही इसका फ़ायदा भी होगा जब हम आगे चलकर एडवांटेज में देखेंगे। तो ये 1 नंबर के एमसीक्यू में छोटा सा पॉइंट आपसे पूछ सकता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, डिफाइन अकाउंटिंग। तो इसमें आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज याद रखनी है, जिसके कीवर्ड और जिसकी कहानी ये है कि अकाउंटिंग क्या है, इज़ एन आर्ट। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाइंग की, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग की, समराइज करते हैं, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में, ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, और फिर उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो ये पूरी प्रोसेस को एक तरह से हम कह सकते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अब इसी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोसेस बताओ अकाउंटिंग का। तो हमने इसका एक कोड बना लिया था इनके इनिशियल लेटर्स से। निम्नलिखित कोड था IMRCSAC, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। IMRCSAC का मतलब है कि ये 7 स्टेप्स में आप अकाउंटिंग के प्रोसेस को भी समझ सकते हो, आप अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हो, और अकाउंटिंग बेसिकली यही है और यही हमारा सिलेबस भी होगा। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन, जो भी बताऊंगा। एम का मतलब है मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। आर का मतलब है रिकॉर्डिंग। सी का मतलब है क्लासीफाइंग। एस का मतलब है समराइजिंग। ए का मतलब है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, और लास्ट वाले सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। अब ये सातों स्टेप कैसे चलते हैं देखो। सबसे पहले हम बात करें आइडेंटिफाइंग की। आइडेंटिफाइंग का मतलब ये होता है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन क्या है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल मैंने अपने घर का बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, और दूसरा मैंने अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो इस बात को कहते हैं आइडेंटिफाइंग। दूसरा, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं तो दूसरा स्टेप होता है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को हमें एक मॉनेटरी टर्म देना है, और क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम हर मॉनेटरी टर्म को मतलब कह सकते हैं रुपी के टर्म्स में डिफाइन करना है। तो अगर आपने सैलरी पे करी तो आप रुपीज़ में बताओगे कि सर 50,000 सैलरी पे करी। तो हर ट्रांजैक्शन का एक मॉनेटरी वैल्यू होगा। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करने का, यानी कि हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है।
अब रिकॉर्ड किया कहाँ किया जाता है? रिकॉर्ड हम करते हैं बुक्स के अंदर, मतलब बोलते हैं इनको बुक्स हैं। अब इसको वाइडर टर्म में अगर बोला जाए कि रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, तो इसका आंसर है सिंपल सा जर्नल। लेकिन क्योंकि आप आगे का चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको अपना थोड़ा सा पता ही है सिलेबस, तो रिकॉर्डिंग एक्चुअल में अलग अलग बुक्स में होती है, जैसे कि परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या जर्नल प्रॉपर। तो वो सब चीज़ों को हम कहते हैं कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली। तो 3 स्टेप तक कवर हो गया। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप होता है, जैसे ये रिकॉर्डिंग का एक एग्जाम्पल है, उसके बाद हमारा चौथा स्टेप होता है क्लासीफाइंग। यानी कि जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सारी चीज़ों को, तो रिकॉर्ड करने के बाद सिमिलर नेचर के आइटम्स को हम एक अकाउंट के अंदर लेकर आते हैं, जिसको आप बोलते हो लेजर अकाउंट। तो आपने लेजर चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो उसमें आपको याद होगा हम इस तरह से टी शेप अकाउंट बनाते हैं, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट। तो जब हम इसके अंदर पोस्टिंग करते हैं तो ये हमारा चौथा स्टेप बन जाता है, जिसको बोलते हैं क्लासीफाइंग करना। तो रिकॉर्डिंग के बाद हो गया क्लासीफाइंग। उसके बाद हमारा 5वां स्टेप होता है, ये लेजर के एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आपको पता ही है ऐसे बनते हैं। 5वां स्टेप होता है हमारा समराइजिंग का। यानी कि अब हम समराइज़ करते हैं। समराइजिंग का मतलब होता है जिसमें हम सारे बैलेंसेस शो करते हैं। इसका भी आपने एक चैप्टर पढ़ा है जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें आप कुछ कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट बनाते हो, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड पर, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड पर ऐसे शो कर देते हो। तो ये हो गया हमारा समराइजिंग का स्टेप। फिर जब हम समराइज़ कर देते हैं, ये ट्रायल बैलेंस का देखो डेमो है, तो हम उसके बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करते हैं, सोचते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसको निकालते हैं। तो इस निकालने को हम कह सकते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि हमारे बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। अब लास्ट स्टेप ये होता है कि जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस के अंदर, वो हम अपने यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। मतलब हम अपने यूज़र्स को बताते हैं कि भाई देखो हमारा ये प्रॉफिट हुआ है या ये लॉस हुआ है। तो ये बातें हम अपने यूज़र को बताते हैं। अब यूज़र कौन है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो बेसिकली इन 7 स्टेप्स में हम कह सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग का प्रोसेस हो गया या कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो इस पे एक क्वेश्चन आपसे थ्योरी का ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा, जब हम अकाउंटिंग समझ लेते हैं, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटिंग टू लेट्स से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है। पहला है हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें हमारी बुक्स के अंदर क्या हो जाती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं। दूसरा, हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हमें ईयर के एंड पर पता लग जाएगा कि फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। तीसरा ऑब्जेक्टिव, हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सकते हैं। आपने याद होगा बैलेंस शीट अगर पढ़ ली तो बैलेंस शीट से हमें अपने बिजनेस की पोजीशन पता लग जाती है कि एसेट कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। चौथा, मैनेजमेंट को ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब कई बार जो मैनेजमेंट होती है, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस डिसीजन के अंदर भी अकाउंटिंग उनको हेल्प कर देती है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके अलावा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यूज़र को, जो हमने भी लास्ट स्टेप में भी पढ़ा था कि हमारी कंपनी को जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ वो हम अपने यूज़र को बता देते हैं। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है हमारी अकाउंटिंग का, तो जो हमसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। अच्छा जी, फिर हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले कि अकाउंटिंग के एडवांटेजेस बताइए कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो इसमें भी आप लगभग वही पॉइंट्स बता सकते हो। सिंपल से एडवांटेजेस हैं। पहला तो है मैनेजमेंट की, देखो हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, पहली एडवांटेज। दूसरी, ये बिज़नेस का प्रॉफिट या लॉस बताने में हेल्प करता है, सेम। तीसरी, ये बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताने में हेल्प करता है, ये भी सेम। चौथी, इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पांचवी, बड़ा अच्छा एडवांटेज है, हम अकाउंटिंग को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर भी पेश कर सकते हैं कि भाई ये देखो हमने सब चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं, तो अदालत में इस चीज़ को एज एन एविडेंस भी कंसिडर करा जा सकता है। और छठा एडवांटेज, आप बैंक से लोन लेने अगर जाते हो तो बैंक वाला कहेगा कि भाई दिखाओ अपने प्रॉफिट, तो फिर आप अकाउंटिंग शो कर सकते हो और अकाउंटिंग आपकी हेल्प करता है
बैंक से लोन लेने में। तो ये 6 एडवांटेजेस हैं अकाउंटिंग के जो आप कोई भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अकाउंटिंग की अच्छी बातें तो आपने बता दी, अब अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस बताइए कि अकाउंटिंग में क्या कमियां हैं। तो हम कहेंगे अकाउंटिंग में 5 मेन कमियां हैं। पहली कि भाई ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। अब फुल्ली एग्जैक्ट क्यों नहीं होता, उसका रीज़न समझ लेना। अकाउंटिंग में हम बहुत सी जगह कुछ कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं, यानी कि हम सोच लेते हैं अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो अकाउंटिंग इसीलिए पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं होती। तो ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा, अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव चीज़ों को इग्नोर करती है। जैसे मान लो 2 मैनेजर्स की आपस में लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई जो हुई, अब ये कोई मॉनिटरी चीज़ तो है नहीं, तो इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, इसको मतलब इग्नोर कर देगा, जबकि ये बिज़नेस को अफेक्ट करेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। इसी तरह अकाउंटिंग जो है वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करती है। अब किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन अकाउंटिंग इस प्राइस लेवल में होने वाले उतार चढ़ाव को इग्नोर कर देता है। ये भी इसका एक लिमिटेशन है। और सबसे मेजर लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना, झोल झाल करना। तो मान लो मेरी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन मैं कम दिखा रहा हूँ टैक्स बचाने के लिए, या मेरी कंपनी का प्रॉफिट कम है मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ बैंक से ज़्यादा लोन लेने के लिए। तो मतलब कुछ भी चीज़ जनरली विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। तो ये भी हमसे पूछ सकता है। अच्छा, फिर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप ज़रूर मार्क करना अपनी बुक में। इसमें एक क्वेश्चन आ ही जाता है जनरली, वो किसी भी एक ब्रांच के बारे में पूछता है। तो वैसे तो अकाउंटिंग की मेन 3 ब्रांचेज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन किसी भी एक ब्रांच के बारे में हमसे वो पूछ सकता है। तो 3 ब्रांचेज होती हैं अकाउंटिंग की मेन। नंबर 1 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है एक ऐसी अकाउंटिंग जिससे आप कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पता लगाते हो। तो बेसिकली जो आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो ये पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्योंकि आप इसमें कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पता लगाओगे। दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इसमें हमारा मोटिव होता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को पता लगाना, कि मान लो ये पेन मैं बनाता हूँ, अब इस पेन को बनाने में मेरा कितना खर्चा आया, इसकी लागत क्या है, तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और इसको हम यूज़ करते हैं ताकि इस पेन का प्राइस फिक्स कर सकें। तो ये एक बड़ा ही स्पेसिफिक दायरा है कॉस्ट अकाउंटिंग का। अच्छा, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका तो काम ही है मैनेजमेंट की हेल्प करना इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि मैंने अभी बताया था ना एक पॉइंट थोड़ी देर पहले कि मैनेजर्स को बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो उस डिसीजन में ये अकाउंटिंग मैनेजर्स की हेल्प करती है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, 2 ब्रांचेस और हैं जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। एक को बोलते हैं सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग और एक को बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये सिर्फ पता होने चाहिए। सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम समाज में जो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं या जो फ़ायदा दे रहे हैं सोसाइटी को वो भी बताते हैं। तो जैसे मतलब दिखाने के लिए दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉफिट लॉस बताता है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने बता दिया, कॉस्ट बताता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में देखो हेल्प करता है। लेकिन जो सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो समाज में हम जो भी मान लो पॉल्यूशन फैला रहे हैं यानी कि कॉस्ट, और जो मान लो फ़ायदा दे रहे हैं, आपने समाज में सोसाइटी में एक पार्क बनाया, इन दोनों चीज़ों को बताती है। इसको बोलते हैं सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। और इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है। ये भी बस रीड करना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के अंदर, हम मानते हैं कि ये हमारे लिए एसेट है ना, ये हमारे लिए मतलब एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ये कहती है कि हमें इनकी वैल्यू भी रिकॉर्ड करनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि किसी इंसान की वैल्यू क्या है ये हम जज नहीं कर सकते। तो ये भी बस रीड करने के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली आप 3 ब्रांचेस पे फोकस करना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका कीवर्ड है प्रॉफिट और लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका कीवर्ड है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट निकालने के लिए और प्राइस फिक्स करने के लिए। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका कीवर्ड तो यही है कि ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मैनेजमेंट की। तो 3 ब्रांचेस आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में 100% मार्क कर लेना, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सिंपल डिफरेंस है, पहले बेसिक समझा देता हूँ।
बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम सिर्फ IMRC कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग इन्वॉल्व करती है पूरा प्रोसेस, कि बुक कीपिंग एक तरह से हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज है, प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग उसके बाद फर्दर स्टेज है, जिसमें हम समराइजिंग भी कर रहे हैं, एनालाइजिंग भी कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये फ़र्क होता है। तो इसी तरह बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे बुक कीपिंग में देखो IMRC इन्वॉल्व होता है, जबकि अकाउंटिंग के अंदर SAC भी इन्वॉल्व हो जाता है। बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है, पहले करते हैं। अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज है, बाद में करते हैं। बुक कीपिंग बहुत ही रूटीन नेचर का काम है, घिसा पिटा, लेकिन अकाउंटिंग में दिमाग लगता है, तो एनालिटिकल नेचर का काम है। बुक कीपिंग जनरली जूनियर स्टाफ करता है क्योंकि सिंपल काम होता है। अकाउंटिंग जनरली सीनियर स्टाफ करता है क्योंकि इसमें दिमाग का काम होता है। बुक कीपिंग के लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, बहुत ही साधारण स्किल्स के साथ भी आप बुक कीपिंग कर सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए क्योंकि इसमें दिमाग का काम होता है। तो ये बेसिकली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। उसके बाद एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब बड़ा सिंपल है, जानकारी। लेकिन किससे रिलेटेड जानकारी? अकाउंटिंग से रिलेटेड जानकारी, तो इसको बोल दिया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसका कीवर्ड याद रख लो, इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कीवर्ड है। अच्छा, अब ये होते क्या हैं? तो जनरल ये 3 बातों को बताते हैं। क्या क्या? एक तो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस, दूसरा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ये दोनों तो आप क्लास 11th में ही पढ़ते हो, है ना। प्रॉफिट और लॉस पता लगता है आपको, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना आगे के चैप्टर में। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, बैलेंस शीट बनाते हो। बाकी कंपनी का कैश का फ्लो कितना है ये भी इसमें पता लगता है, जो वैसे आप क्लास 12th में पढ़ते हो। लेकिन बस आपको इतना पता होना चाहिए, इन 3 बातों को हम बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब इसमें एक लिंक आ जाता है कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसके यूज़र्स क्या हैं, तो वो हम देखते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स होते हैं वो बेसिकली बहुत सारे होते हैं। इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं। इंटरनल मतलब जैसे कंपनी का मालिक हो गया, कंपनी की मैनेजमेंट हो गई, है ना, या कुछ अदर यूज़र्स भी होते हैं, जैसे मान लो हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए, बैंक्स हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, रिसर्चर्स हो गए। अब हर व्यक्ति की दिलचस्पी होती है हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन में। क्यों? देखो, ओनर क्यों इंटरेस्टेड होता है? उसे प्रॉफिट का पता लगाना है। मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होता है? उसे डिसीजंस लेने हैं। एम्प्लॉई अपनी सैलरी के चक्कर में इंटरेस्टेड होता है। बैंक्स को लोन देना है, वो इसलिए इंटरेस्टेड होता है। इन्वेस्टर को पैसा इन्वेस्ट करना है, वो इसलिए इंटरेस्टेड होता है। क्रेडिटर को ये देखना है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी होती है। गवर्नमेंट को हमसे टैक्स लेने हैं, इसलिए इंटरेस्टेड होती है। और रिसर्चर्स को अपने रिसर्च वर्क करने इसलिए इंटरेस्टेड होता है। तो मतलब हर व्यक्ति, हर यूज़र हमारी कंपनी की या बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। अब एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये मार्क कर लेना, नीचे कमेंट करके बताना। 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में 4 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो ये चारों वर्ड्स रट के बैठना अच्छे से। पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जिस पर भरोसा करा जा सके, यानी कि उसमें कोई बायस ना हो, कोई भेदभाव ना हो, बिल्कुल भरोसेमंद इन्फॉर्मेशन हो। दूसरा होता है क्वालिटी रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब होता है जितना ज़रूरी है उतना बताना चाहिए, इररेलिवेंट चीज़ें नहीं बतानी। जैसे मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप कह रहे हो मेरा नाम गोपाल मिश्रा है, मैंने सुबह एप्पल खाया, तो ये इररेलिवेंट बात बताई एप्पल वाली, तो इररेलिवेंट नहीं होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी। इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि यूज़र को बड़ी आसानी से समझ आ जाए, इस बात को कहते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। और चौथा कंपैरेबिलिटी। यूज़र को इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जाए जिससे वो कंपेयर कर सके। अब 2 तरह के कंपैरिजन होते हैं। एक होता है इंट्रा फर्म कंपैरिजन, कि मतलब हम अपनी ही कंपनी का अपने आप से कंपैरिजन कर रहे हैं कि इस साल हमने कितने परफॉर्म करा और पिछले साल कैसा परफॉर्म करा, तो इसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन दूसरा होता है इंटर फर्म कंपैरिजन, जिसमें हम अपनी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करते हैं। तो इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब 2 बिजनेसेस का कंपैरिजन। तो 4 क्वालिटीज़ है, नीचे बता देना, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपैरेबिलिटी। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और होता है कि भाई 2 तरह के सिस्टम्स हैं हमारी अकाउंटिंग में। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री मतलब
हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट भी क्रेडिट भी। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट तरीका है, उसमें हम सारे एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं करते। दूसरा मेन पॉइंट, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सभी लोग सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर हम पता है सिर्फ क्या प्रिपेयर करते हैं, और आप ये चैप्टर पढ़ते भी हो आगे, सिर्फ कैश बुक या थोड़े से पर्सनल अकाउंट। तो इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो जनरली बहुत ही छोटे बिजनेसेस जो होते हैं, वेरी स्मॉल बिजनेसेस, वो फॉलो करते हैं। बाकी सारी दुनिया जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करती है। तो इस पर भी आपसे 1 नंबर का कोई MCQ पूछ सकता है। तो बस कुल मिलाकर 20 मिनट में आपका ये पूरा चैप्टर 1 रिवाइज हो गया। तो आपको बुक से भी अब ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें बस अगर आप समझ गए हो तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, गिवन दैट कि अच्छे से सारी बातों को पता होना आपको चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कृपया अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट क्वेरी हो तो वो भी नीचे मुझे ज़रूर बताना। बाकी अच्छे से हमारी रिवीजन सीरीज से रिवीजन करते रहना। मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।